हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल कॉलेज एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आपके लिए मैं लेके आया हूँ बीए थर्ड ईयर एग्जामिनेशन 2023 का मॉडल पेपर। ये पॉलिटिकल साइंस सेकंड का पेपर है, इंटरनेशनल रिलेशंस अंतर्राष्ट्रीय संबंध का। तो इसमें जो क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें से 90% क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आपको पता है कि 3 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट जो है इसमें 10 प्रश्न दिए मैंने, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है और उत्तर सीमा है लगभग 20 शब्द। तो देखिए, पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर शीत युद्ध के कोई 4 प्रभाव बताइए। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की 2 आधुनिक उभरती हुई प्रवृत्तियों के नाम बताइए। G20 ओपेक के मुख्य उद्देश्य क्या हैं। पंचशील के सिद्धांत बताइए। ठीक है, इनके उत्तर मैं आपको अभी बता रहा हूँ आगे। अगला क्वेश्चन है, समूह 4 या G4 NIEO उत्तर दक्षिण संवाद से क्या तात्पर्य है। दोहरे विट्टों से आप क्या समझते हैं, और एक्टिस्ट पॉलिसी। अब देखिए दोस्तों, इनके उत्तर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। देखिए पहला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर शीत युद्ध के कोई 4 प्रभाव बताइए। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर शीत युद्ध के प्रभाव, पहला है विश्व का 2 गुटों में विभाजित होना, संयुक्त राष्ट्र संघ का पंगु होना, सुरक्षा परिषद को लकवा लग जाना, और मानवीय कल्याण के कार्यक्रमों की उपेक्षा। अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की 2 आधुनिक उभरती हुई प्रवृत्तियों के नाम बताइए। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की 2 आधुनिक उभरती हुई प्रवृत्तियां हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका में वृद्धि और विश्व राजनीति में तृतीय विश्व की भूमिका में वृद्धि। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है G20। देखिए, यह औद्योगिकृत और विकासशील अर्थव्यवस्था वाले देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना 1999 में हुई थी। यह अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का एक प्रमुख मंच है जिसमें वर्तमान में 19 देश तथा यूरोपियन यूनियन सदस्य है। 19 तो इसके देश सदस्य हैं और एक यूरोपियन यूनियन जो है सदस्य है। इस प्रकार से 20 देश सदस्य हैं। अब है ओपेक का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए, ओपेक तेल निर्यातक देशों का संगठन है। इसकी स्थापना 14 सितंबर 1960 में बगदाद में हुई थी। ओपेक की स्थापना के प्रमुख उद्देश्य हैं, तेल उत्पादक देशों की तेल नीति में एकात्मकता स्थापित करना और सदस्य देशों के हितों की सुरक्षा करना। अगला क्वेश्चन है, पंचशील के सिद्धांत बताइए। तो पंचशील के 5 सिद्धांत है। पहला है प्रादेशिक अखंडता एवं प्रभुसत्ता का सम्मान, फिर है अनाक्रमण, हस्तक्षेप, समानता एवं पारस्परिक लाभ, और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। दोस्तों सभी क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा वीडियो ध्यानपूर्वक देखिए। अगला क्वेश्चन है, समूह 4 या G4। देखिए, G4 भारत, जर्मनी, जापान एवं ब्राजील का एक संगठन है जिसका एकमात्र उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता प्राप्त करना है। 4 देशों का यह समूह 2004 में अस्तित्व में आया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है NIEO। ठीक है, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। NIEO का पूरा नाम है न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, यानी नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। देखिए, नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था से अभिप्राय एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था से है जिसका संचालन विकसित और विकासशील देशों में समानता के सिद्धांतों, जिसमें विकासशील देशों का आर्थिक विकास पूंजीवादी देशों की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहे और विकासशील देशों के राष्ट्रीय हितों को भी पूरा महत्व दिया जाए। अगला क्वेश्चन है, उत्तर दक्षिण संवाद से क्या तात्पर्य है। देखिए, उत्तर दक्षिण संवाद से तात्पर्य है विकसित और विकासशील देशों के मध्य परस्पर सहयोग तथा नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना के लिए विचार विमर्श। अगला क्वेश्चन देखिए, दोहरे विटो से आप क्या समझते हैं। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों को प्राप्त वीटो पावर का प्रयोग उनके द्वारा 2 प्रकार के मामलों में किया जा सकता है। प्रथम, प्रक्रिया संबंधी मामले, और दूसरे, महत्वपूर्ण विषयों में। स्थायी सदस्यों को प्राप्त इस शक्ति को दोहरा वीटो या दोहरा निषेधाधिकार कहा जाता है।
तो सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य राष्ट्र हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस और फ्रांस और चीन। ठीक है, तो ये स्थायी सदस्य हैं, इनको वीटो पावर प्राप्त है। वीटो पावर का मतलब होता है कि सुरक्षा परिषद में जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो इन 5 सदस्यों की सहमति से लिए जाते हैं। अगर इनमें से कोई एक सदस्य भी उस विषय में विपक्ष में होता है तो वो निर्णय मान्य नहीं होता, लागू नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये दोहरा वीटो भी इन्हीं 5 सदस्यों को प्राप्त है। अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए, एक्ट ईस्ट पॉलिसी। ठीक है, भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आसियान देशों के साथ भारत के संबंधों को नई ऊंचाइयां प्रदान करते हुए एक्ट ईस्ट नीति का प्रतिपादन किया है। इस नीति के तहत दक्षिण पूर्व के देशों को भारत के राष्ट्रीय आर्थिक विकास में जोड़ने पर विशेष जोर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, अब ये पार्ट सेकंड आ गया दोस्तों, भाग ब। ये भाग भी 20 नंबर का है और इस भाग में 5 अंक के 4 अनिवार्य प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न 150 शब्द सीमा के अंदर देना आपको। तो पहला प्रश्न है, बहुध्रुवीय व्यवस्था के बारे में बताइए। दूसरा, ब्रिक्स के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तीसरा, पर्यावरणीय मुद्दों पर वैश्विक स्तर पर किए गए प्रयास बताइए। और चौथा जो प्रश्न है वो है, सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की भारत की दावेदारी के पक्ष में तर्क दीजिए। तो अब इनके उत्तर देखिए। सबसे पहले, बहुध्रुवीय व्यवस्था के बारे में बताइए। देखिए, जब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति एवं सत्ता के 3 या अधिक केंद्र होते हैं तो ऐसी अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था को बहुध्रुवीय व्यवस्था कहा जाता है। वर्तमान में चीन, रूस और अमेरिका तीनों देशों के संबंध अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक त्रिकोण का रूप धारण करते जा रहे हैं, जो 21वीं सदी में शक्ति संतुलन की व्यवस्था पर आधारित बहुध्रुवीय विश्व की परिकल्पना साकार करेगा। फिर आगे देखिए, फिर है, अनेक विद्वानों का मत है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अब एक ध्रुवीय नहीं रह गई है, वरन विश्व में शक्ति के अनेक केंद्र प्रकट हो चुके हैं। एशिया में भारत, चीन और जापान नवीन शक्ति केंद्र हैं जो विश्व के शक्ति संतुलन को किसी भी ओर मोड़ने में सक्षम है। मध्य पूर्व में तेल उत्पादक देश, यूरोप में फ्रांस और जर्मनी शक्ति के केंद्र हैं जिनकी उपेक्षा करना एक बड़ी भूल होगी। अगला क्वेश्चन है, ब्रिक्स के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। देखिए, ब्रिक्स दुनिया की 5 अग्रणी उभरती अर्थव्यवस्थाओं ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका, BRICS। ब्राजील आर का हो गया, रूस आई का हो गया, इंडिया सी का हो गया, चाइना और एस का हो गया दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, तो इनके नाम के पहले अक्षर से मिलकर के बना है ब्रिक्स। तो ब्रिक्स के समूह के लिए एक संक्षिप्त शब्द है। ये संगठन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर आपसी सहयोग के लिए स्थापित किया गया है। फिर इसके बाद देखिए, ब्रिक्स की चर्चा वर्ष 2001 में प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जिम ओ'नील द्वारा ब्राजील, रूस, भारत और चीन की अर्थव्यवस्थाओं के लिए विकास की संभावनाओं पर एक रिपोर्ट में की गई थी। इसके बाद देखिए, आगे है, ब्रिक्स का पूर्व में नाम ब्रिक था। दिसंबर 2010 में दक्षिण अफ्रीका के ब्रिक में शामिल होने के बाद इसे ब्रिक्स कहा जाने लगा। ठीक है, ब्रिक्स देशों की जनसंख्या दुनिया की आबादी का लगभग 40% है और इसका वैश्विक सकल घरेलू उत्पादन में हिस्सा लगभग 30% है। इसे महत्वपूर्ण आर्थिक इंजन के रूप में देखा जाता है जो एक उभरता हुआ निवेश बाजार तथा वैश्विक शक्ति है। ब्रिक्स देशों के सर्वोच्च नेताओं तथा अन्य मंत्री स्तरीय सम्मेलन प्रतिवर्ष आयोजित किए जाते हैं। इसके बाद देखिए, अब दोस्तों यही क्वेश्चन निबंधात्मक क्वेश्चन के रूप में आ जाता है अगर, तो आपको थोड़ा सा इनको बढ़ा करके लिख देना है। अब है ब्रिक्स की स्थापना के उद्देश्य। ठीक है, पहला है स्थायी, न्यायसंगत और पारंपरिक रूप से लाभकारी विकास के लिए समूह के सदस्य देशों तथा अलग अलग देशों में आपसी सहयोग को बढ़ावा देना। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर आपसी सहयोग को बढ़ावा देना। अब है ब्रिक्स द्वारा आपसी सहयोग के लिए निम्न क्षेत्रों की स्थापना की गई है। 4 क्षेत्र स्थापित किए गए हैं ब्रिक्स द्वारा आपसी सहयोग के लिए: आर्थिक सहयोग, पीपल टू पीपल एक्सचेंज, राजनीतिक और सुरक्षा सहयोग और सहयोग तंत्र। अगला क्वेश्चन देखिए, लघुतरात्मक, पर्यावरणीय मुद्दों पर वैश्विक स्तर पर किए गए प्रयास बताइए। देखिए,
पर्यावरण के विषय में अंतर्राष्ट्रीय जगत की चिंता महायुद्ध के बाद ही देखने को मिलती है। महायुद्ध के विध्वंस ने इस बात को रेखांकित किया कि आधुनिक हथियार पर्यावरण के लिए कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ पर्यावरण कार्यक्रम UNEP सहित अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने पर्यावरण से जुड़ी समस्याओं पर सम्मेलन कराए और इस विषय पर अध्ययन को बढ़ावा देना शुरू किया। तभी से पर्यावरणीय मुद्दे वैश्विक राजनीति का एक महत्वपूर्ण मसला बन गए हैं। आगे है, पर्यावरणीय मुद्दे पर वैश्विक स्तर पर किए गए प्रयासों को निम्न बिंदुओं द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। पहला है, संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में 1972 में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में पहला अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण शिखर सम्मेलन आयोजित करना। अब ये क्वेश्चन दोस्तों निबंधात्मक आ जाता है, तो फिर इन पॉइंटों को आपको संक्षेप में करके लिखना है। ठीक है। दूसरा है, विश्व आयोग द्वारा 1987 में पर्यावरण एवं विकास संबंधी अपनी रिपोर्ट अवर कॉमन फ्यूचर का प्रकाशन करना। इनका पॉइंट बना करके फिर वर्णन कर देना है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन करना। इसके आगे है, चौथा, वैश्विक समुदाय द्वारा पोषणीय विकास या टिकाऊ विकास की अवधारणा पर बल देना। पोषणीय विकास या टिकाऊ विकास का मतलब क्या है कि पर्यावरण के मद्देनजर विकास करना, कि ऐसा विकास जिससे पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे, इको फ्रेंडली। अगला है, संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में 1997 में जापान के क्योटो शहर में ग्लोबल वार्मिंग के मुद्दे पर सम्मेलन का आयोजन करना। अगला है, पर्यावरणीय मुद्दे पर 2002 में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग शहर में सम्मेलन का आयोजन करना। फिर है, पर्यावरणीय मुद्दे पर 2007 में बाली में सम्मेलन का आयोजन करना। और फिर है, जलवायु परिवर्तन पर 2015 में पेरिस सम्मेलन का आयोजन करना। तो ये पर्यावरणीय क्षेत्र में विश्व समुदाय द्वारा किए गए प्रयास हैं। और लास्ट क्वेश्चन है लघुतरात्मक, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की भारत की दावेदारी के पक्ष में तर्क दीजिए। अब ये क्वेश्चन दोस्तों निबंधात्मक भी आ सकता है। अगर ये क्वेश्चन निबंधात्मक आता है तो ये जो पॉइंट है इनका आपको, ये जो पंक्ति हैं इनका आपको पॉइंट बना करके लिख देना है और वर्णन अपने विवेक से, अपने दिमाग से कर देना है। देखिए, भारत में दशकों से मांग करता रहा है कि उसे संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता प्रदान की जानी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता की दावेदारी के पक्ष में निम्न तर्क दिए जा सकते हैं। पहला है, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का संस्थापक सदस्य रहा है। दूसरा है, भारत ने सदैव संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में उल्लेखित सिद्धांतों और आदर्शों में आस्था व्यक्त की है तथा इनका पालन करता रहा है। तीसरा है, भारत ने सदैव संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न अंगों, अभिकरणों और एजेंसियों में यथासंभव सहयोग दिया है। फिर अगला है, भारत की विदेश नीति संयुक्त राष्ट्र संघ के आदर्श और सिद्धांतों के अनुरूप रही है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति अभियानों में सदैव बढ़ चढ़ करके भाग लिया है तथा अपनी सार्थक भूमिका निभाई है। अगला है, भारत एक विशाल जनसंख्या वाला देश है जो जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में दूसरा स्थान रखता है। फिर भारत भौगोलिक दृष्टि से भी एक विशाल क्षेत्रफल वाला देश है। और आप ये भी कर सकते हो कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। ये आ गया ना। अगला पॉइंट है 8 का, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। 9 का है, भारत एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र है। भारत दुनिया में सबसे तेज गति से वृद्धि करने वाली अर्थव्यवस्थाओं में एक प्रमुख अर्थव्यवस्था है। और लास्ट है, भारत की ऐतिहासिक विरासत और सांस्कृतिक आदर्श भी इसकी दावेदारी को मजबूती प्रदान करते हैं। अब दोस्तों ये पार्ट तीसरा आ गया है। पार्ट 3 जो है इसके अंदर प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 500 शब्दों में देना है। प्रत्येक प्रश्न 20 नंबर का है और आपको कुल 3 प्रश्न करने हैं। ठीक है, 6 प्रश्न आए हैं टोटल, तो 3 प्रश्न इसमें से करने हैं। तो ये एग्जाम की दृष्टि से मैंने इंपॉर्टेंट जो प्रश्न है वो सिलेक्ट किए हैं और इनमें से आपको 3 क्वेश्चन 100% एग्जाम में करने को मिल जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रकृति और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर इसके प्रभाव की परीक्षा कीजिए। दूसरा, संयुक्त राष्ट्र संघ को वास्तविक रूप से शक्तिशाली बनाने के लिए आप क्या सुझाव देंगे। तीसरा, साम्यवादी गुट के पतन के प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए तथा विश्व राजनीति पर इसके प्रभावों की विवेचना कीजिए। चौथा है, गुट निरपेक्षता के विशेष संदर्भ में भारत की विदेश नीति का परीक्षण कीजिए। और लास्ट जो है 5 का है, चीन की विदेश नीति की नवीन प्रवृत्तियों का वर्णन कीजिए। और छठा है, तृतीय विश्व से आप क्या समझते हैं, तृतीय विश्व के प्रति अमेरिकी विदेश नीति का वर्णन कीजिए। तो ये दोस्तों आपके लिए मैंने मॉडल पेपर तैयार किया है
आप इसको अच्छी तरह तैयार करें। निबंधात्मक क्वेश्चन में किसी क्वेश्चन का अगर वीडियो आप देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताएं। और आप दोस्तों थोड़ा सा कोऑपरेट नहीं कर रहे हो, दिल को बड़ा करो, थोड़ा सहयोग करो। मेरे एक तो वीडियो को जो है शेयर किया करो आप दोस्तों के पास में, दूसरा चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।